हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। हम लोग जो है गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक 50 क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे के करेंगे जो भी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ए है बढ़इयों की, बी तेलियों की, सी रेशम बुनकरों की, डी शिल्पियों की। तो जो 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में जिस श्रेणी के द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है वो है रेशम बुनकरों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है। ए विदिशा, बी एरण, सी मंदसौर, डी ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो है जो एरण स्थान है, एरण अभिलेख, वहाँ पर सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है। तो बी एरण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है। ए है प्रयाग प्रशस्ति, बी मेहरौली प्रशस्ति, सी एरण प्रशस्ति, डी है जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पे जो मेहरौली प्रशस्ति का अभिलेख है वो लौह स्तंभ पर पाया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सुपारा अभिलेख। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है सांख्य की मान्यता है कि आत्ममंथन ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव या कारक। उपर्युक्त कथनों के आधार पर ही हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 2 है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें केवल 2 दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। ए पवरसेन सेकंड, बी है भानगा, सी है प्रभाकर वर्धन, डी है अनंत वर्मन। जो अनंत वर्मन है उन्होंने अपने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी अनंत वर्मन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व हैं। पहला है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा, मतलब कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये दोनों ही करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। पहले चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त, पांचवा है स्कंदगुप्त। अब हम इसको क्रम वाइज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाएंगे चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त और अंत में आएंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए इस काल में बलात् श्रम मतलब कि विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। बी है विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे भूमि भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। सी महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। डी है सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो बताना है, लेकिन हम देखते हैं कि सौराष्ट्र जो है गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित था। दूसरा है, उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। उपयुक्त कथन के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है कि उस समय पान चबाना जो है प्रचलित था, लोक प्रचलित था, वो सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? पहला अमरकोश, दूसरा कामसूत्र, तीसरा मेघदूत, चौथा मुद्रा राक्षस। तो जो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, ये चारों के चारों साहित्यिक शास्त्रीय पुस्तकें जो है गुप्त काल में लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। बी, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। सी है, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापत्ताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अधिक अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकासों का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है कि महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर बनी थी और समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ए, देवपुत्र गौलमेक, सी है कुल्यवाप और डी है आहार। अब यहाँ पे जो है हमको करेक्ट करना है। ठीक है, देवपुत्र जो है एक राजकीय उपाधि थी, मतलब कि ए का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। गौलमेक जो है, गौलमेक जो था वो क्या था? गौलमेक राज्य कर्मचारी होते थे गौलमेक। और कुल्यवाप जो था, कुल्यवाप जो था वो था, हाँ कुल्यवाप था, भूमि मापक इकाई को कुल्यवाप कहते थे। आहार जो था वो था प्रशासकीय इकाई। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। अब कूट के आधार पे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा, पहला मतलब कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। और तीसरा कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ए, कुषाण काल से, बी, गुप्त काल से, सी, वर्धन काल से, डी, राजपूत काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, वो है गुप्त काल से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम जो थे, कुमारगुप्त प्रथम महादेवी अनंत देवी से संबंधित थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महादेवी कुमार देवी से संबंधित थे और चंद्रगुप्त द्वितीय जो संबंधित थे वो थे महादेवी कुबेर नामा से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ए, मौर्य काल से, बी, शुंग काल से, सी, कुषाण काल से, डी, गुप्त काल से। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है वो है गुप्त काल से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ए, मौर्य वंश, बी, शुंग वंश, सी, गुप्त वंश, डी, मगध वंश। तो जो शुंग वंश गुप्त वंश था उसको जो है प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, गुप्त वंश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? ए सातवाहन, बी गुप्त काल, सी गुप्तोत्तर काल, डी मौर्य काल। तो जो गुप्त काल था उस समय भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, कौन सा युग था? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ? ए मौर्य काल में, बी मौर्योत्तर काल में, सी गुप्त काल में, डी गुप्तोत्तर काल में। जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है उसका उदय गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ है? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ जो है गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो जो गुप्त राजवंश था वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुप्त वंश। मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? ए विक्रम, बी शक, सी गुप्त, डी कली। तो जो मालवा काल गणना थी वो गुप्त संवत से अभिन्न थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राजा इसे किसी को भी दे सकता था, बी यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, सी दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, डी यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता था। तो जो अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से जो कथन सही नहीं है वो ये कि दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इसके अलावा बाकी सब सही हैं। पूर्व गुप्त काल में कहापड़ क्या था? एक अधिकारी, बी विलास की वस्तु, सी एक सिक्का, डी बंदरगाह। तो जो गुप्त काल में कहापड़ था वो था एक सिक्का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादक का एक प्रमुख केंद्र था? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी मथुरा, डी गांधार। जो गांधार था वो ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है। प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? ए विषय, बी श्रेणी, सी समिति, डी संघ। जो श्रेणी थी भारत में कारीगरों की संस्था कहलाती थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ए सैन्याधिकारी, बी ग्राम मुखिया, सी वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। जो ग्राम का मुखिया होता था उसके लिए महत्तर और पट्टकिल पद नाम प्रयुक्त होते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? ए प्रासाद, बी निगम, सी ग्राम, डी नदी। जो निगम शब्द है वो बाजार केंद्र को संकेतित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए रूपक, बी कारसापड़, डी सी दिनार, डी पड़। जो रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, ए रूपक करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है था? ए ताम्रलिप्ति, बी भद्रौज, सी कल्याण, डी काम्बे। जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार था वो ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। ठीक है, ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति करेक्ट होगा। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? ए रोमन और शक, बी कुषाण और पौधे, सी कुषाण और शक, डी रोमन और कुषाण। तो गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के जो है मूलतः कुषाण और शक के सिक्कों पर आधारित थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? ए कारसापड़, बी दिनार, सी रूपक, डी निष्क। जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा थी उनको रूपक नाम दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
प्राचीन काल में अक्षय निधि था। ए राजस्व संगठन, बी सैन्य संगठन, सी व्यापारिक संगठन, डी उक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो अक्षय निधि था, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन समाज में राज के कारण थे। ए जातियों की संख्या बढ़ जाना, बी शूद्रों की कृषि में संख्या कम होना, सी अछूतों की संख्या कम होना, डी वाणिज्य व्यापार का राज। तो गुप्तकालीन समाज में राज के कारण जो थे वो थे वाणिज्य व्यापार का राज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क, डी पड़। जो दिनार है वो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भाग और बलि थे। ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी प्रशासकीय विभाग। जो भाग और बलि थे वो राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? ए बस्ती निधि, बी बयाना निधि, सी हजारीपुर निधि, डी कोटवा निधि। जो बयाना निधि थी वो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? ए संस्कृत, बी ग्रीक, सी चीनी, डी लैटिन। तो जो गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था। ए 35 ग्रेन, बी 32 ग्रेन, सी 42 ग्रेन, डी 20 ग्रेन। तो जो गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार का स्तर था वो था 32 ग्रेन, 32 ग्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? ए पराजित राजा, बी व्यापारी, सी किसान, डी विदेशी। तो जो उद्रंग कर था वो किसान चुकाया करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है। ए सिंचाई का साधन, बी भूमि का माप, सी जल निकास व्यवस्था, डी अनाज की माप। तो जो गुप्त एवं गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द है उसका अर्थ है भूमि का माप। ऑप्शन बी करेक्ट है। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? ए उपरिक महाराज, बी कुमारमात्य, सी विषयपति, डी राज्य स्थानीय। तो जो गुप्त काल में प्रांतपति थे वो उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? ए गौतम, बी वशिष्ठ, सी विष्णु, डी याज्ञवल्क्य। जो याज्ञवल्क्य थे निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? ए मनु, बी नारद, सी याज्ञवल्क्य, डी बृहस्पति। तो याज्ञवल्क्य ने जो है विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? ए रत्न, बी तैल, सी लवण, डी पट वस्त्र। तो जो वो श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी वो जो है पट वस्त्र के व्यापार में संलग्न थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? ए हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, बी धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, सी ज्योतिषी, डी तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक। तो जो ध्रुवाधिकरणिक होता था वो था धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू, बाय बाय।